हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इंडियन इकोनॉमी का यू टर्न टॉपिक, जिसको हम कहते हैं कि जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तब हम जिस पैटर्न पर चल रहे थे उसके बाद 91 में हमने एक यू टर्न लिया। तो वो यू टर्न क्या था, उसके कॉजेस क्या थे, तो हम वो इम्पोर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। आज हम इस सेशन में करेंगे नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो हमने 91 में ऐसा क्या कर दिया कि हमारी इकोनॉमी को यू टर्न लेना पड़ा। जब हम इंडिपेंडेंट होकर अपनी पॉलिसीज बनाने लगे तब हमने कौन से पैटर्न को चुना। हम चाहते थे कि हम सोशलिस्ट इकोनॉमी बने। हम ये चाहते थे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ज्यादा से ज्यादा हो, जो प्रॉपर्टी है वो प्राइवेट हैंड्स में कंसंट्रेट ना हो। तो इसलिए हमने पब्लिक सेक्टर को एक्सपेंड किया एंड हम ये चाहते थे कि हम फॉरेन सेक्टर पर रिलाई ना करें, क्योंकि जब ब्रिटिशर थे हमारे देश में ट्रेड करने आए थे। जब उन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट किया, इकोनॉमिक ट्रेड के साथ साथ उन्होंने हमारी इकोनॉमी के एडमिनिस्ट्रेशन पर भी रूल करना स्टार्ट कर दिया। इसलिए हम डर गए थे, इसीलिए हमने अपनी इकोनॉमी को टाइट इकोनॉमी रखा, क्लोज्ड इकोनॉमी रखा। ऐसा हम पूरी तरह क्लोज नहीं थे, लेकिन फॉरेन कंट्रीज पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंस नहीं थी। हम ये चाहते थे हम सेल्फ रिलायंस बने। हम ये चाहते थे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसका ज्यादा ओवरफ्लो हमारी इकोनॉमी में ना हो। हम ये चाहते थे कि जो फॉरेन सेक्टर है हमारे इकोनॉमी में इंटरफेयर ना करे। तो हम अपनी इकोनॉमी में इस पैटर्न पर चल रहे थे। लेकिन 1991 में हमारे इकोनॉमी में एक बहुत ज्यादा रिसेशन आ रहा था, हमारी इकोनॉमी क्राइसिस में डूब रही थी। 1991 का क्राइसिस ऐसा था जिसके बाद हमको जो हमारी पॉलिसीज थे, ये पॉलिसीज से हमको यू टर्न लेना पड़ गया। मीन जहां पर हम चल रहे थे हमने बिल्कुल ऑपोजिट करना स्टार्ट कर दिया। हमने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी, प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी एंड ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसीज को अडेप्ट कर लिया। ऐसा क्यों किया, हमको ऐसे करने की क्या जरूरत पड़ गई कि हमने अपनी इकोनॉमी में यू टर्न ले लिया। तो आज हम करेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। जो इकोनॉमिक पॉलिसी है हमने कहते हैं यू टर्न लिया है, हम इसको कहते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म। हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों किए, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते क्या हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते हैं a set of economic policies which are directly related to accelerate economic growth and economic development। जो डायरेक्टली किसके साथ रिलेटेड होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ। इट मींस क्या है, हम ऐसी पॉलिसीज लेकर आए जिससे इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो। इसीलिए हमने अपनी पॉलिसीज में कुछ चेंज लेकर आए। इसी चेंज को हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहते हैं। जब भी हमारी गवर्नमेंट हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए कोई पॉलिसी चेंज करती है, उस पॉलिसी को ही हम रिफॉर्म्स कहते हैं। तो वो है हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो जो हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए हैं, हमको इसकी क्या जरूरत थी, नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। फर्स्ट वन इज हाई फिस्कल डेफिसिट। हमारा पहला कारण क्या था, हाई फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट कहते हैं हमारे जैसे बजट है, हमारा एक्सपेंडिचर है। हम रूटीन में ये कहते हैं हमको कितना खर्चा करना चाहिए, जितनी इनकम हमारे अलाउ करती है। क्या गवर्नमेंट के ऊपर भी ये रिस्ट्रिक्शंस है? नहीं। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वो अपने एक्सपेंडिचर ज्यादा कर सकती है देन इट्स इनकम। तो जब उसका टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रेवेन्यू से एक्सीड हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो उसका बजट क्या चला जाता है, डेफिसिट चला जाता है। जब हमारे खर्चे ज्यादा हो गए और इनकम कम हो गई तो हम उसको कहेंगे डेफिसिट। तो सरकार का जब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गई और रेवेन्यू कम हो गए, मान लो एक्सपेंडिचर है 120 करोड़ एंड जो रेवेन्यू है 100 करोड़, तो डेफिसिट कितना हो गया, 20 करोड़ का फिस्कल डेफिसिट हो गया। फिस्कल डेफिसिट इसको हम कैलकुलेट क्या करते हैं, एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। हमारे देश की ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट
हमारे देश की नेशनल इनकम, नेशनल प्रोडक्ट के वैल्यू के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के परसेंटेज में कैलकुलेट करना। इट मीन्स क्या हो गया, फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। इससे हम देखते हैं आपका जितना टोटल प्रोडक्ट है, आपका उस प्रोडक्ट का कितने परसेंट लॉस में चल रहा है, कितने परसेंट आपका डेफिसिट है। तो हम ये कहते हैं 1991 में क्या हुआ, हमारा जो फिस्कल डेफिसिट था वो 8.4% ऑफ जीडीपी। जी थोड़ी अमाउंट नहीं होती, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो जी बहुत बड़ी अमाउंट होती है। आपके टोटल प्रोडक्ट का 8.4% डेफिसिट चल रहा है, जो बहुत लार्ज था। तो इतना डेफिसिट, इसके लिए गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आ गया। तो अगर हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम बोरिंग करेंगे। हमने इसके लिए उधार लेना स्टार्ट कर दिया, तो इसके ऊपर क्या हो गया, गवर्नमेंट की बोरिंग्स इंक्रीज होगी। तो अगर सरकार बोरिंग करेगी, पैसा लेकर आएगी, डेफिसिट फाइनेंसिंग करेगी, इससे क्या होता है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। जब मनी सप्लाई इंक्रीज होती है तो क्या होता है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मीनिंग है प्राइसेस का इंक्रीज कर जाना। जैसे हम कहते हैं कोविड-19 की वजह से हमारी इकोनॉमी में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, हमारे छोटे छोटे कमोडिटीज हैं, उनके प्राइसेस इंक्रीज हो गए। होलसेल प्रोडक्ट है, इनके प्राइसेस इंक्रीज हो गए। सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, इनके प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। तो ये इंडेक्स हमें ये बता रहा है कि इकोनॉमी में बहुत ज्यादा प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं। तो जो इन्फ्लेशन थी वो कंज्यूमर लेवल पर भी थी और प्रोड्यूसर लेवल पर भी थी। प्रोड्यूसर लेवल, इसका मीनिंग क्या है, उनने जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना था, उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो इनपुट्स चाहिए, जो रॉ मटेरियल चाहिए, उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। इट मींस क्या हो गया, जो प्रोडक्ट हमें पहले ₹100 की पड़ती थी फॉर द प्रोडक्शन, अब हमें वो 120 की पड़ने लगी। इट मींस क्या हो गया, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई होगी। तो इकोनॉमी में कंज्यूमर लेवल, प्रोड्यूसर लेवल पर बहुत ज्यादा बर्डन आ गया। हम अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, तो हमारी बोरिंग भी इंक्रीज हो रही है और इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हो रहा है। तो इकोनॉमी कहां फंस गई, डेट ट्रैप में। डेट ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हमने अपने जो लोन लिए हैं उसका इंटरेस्ट पे करने के लिए हमको दोबारा से एक नया लोन लेना पड़ता है। इट मींस क्या है, हम ऐसी कंडीशन में पहुंच गए जहां पर हमको अपने लोन की पेमेंट करने के लिए, लोन के इंटरेस्ट के लिए भी दोबारा से लोन लेना पड़ेगा। तो हम बहुत बड़े डेट ट्रैप में फंस चुके थे। अगर हम इस सिचुएशन में होंगे, क्या नेशनली और इंटरनेशनल लेवल पर कोई इकोनॉमी हम पर फेथ करेगी? नहीं करेगी। तो इससे क्या हो गया, हमने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, जैसे आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, वो उन्होंने हम पर फेथ करना कम कर दिया। हमारी करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होनी स्टार्ट होगी, क्योंकि अब किसी को भी इंडियन इकोनॉमी पर कोई फेथ नहीं था। तो वी लूज द फेथ एट इंटरनेशनल लेवल, जिसकी वजह से हमको इकोनॉमिक रिफॉर्म करने पड़े। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म का पहला कॉज क्या था, हाई फिस्कल डेफिसिट, जिन्होंने हमको रिफॉर्म करने के लिए, यू टर्न के लिए कंपेल किया। नंबर 2, डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होते हैं, हम इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो उसका बैलेंस निकालना, क्या हमने कितना एक्सपोर्ट किया है, कितना इंपोर्ट किया है, उसको ही हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। जैसे हमने मान लो 100 करोड़ के एक्सपोर्ट किए और 100 करोड़ के इंपोर्ट किए, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा, बैलेंस्ड होगा। अगर हम 100 करोड़ के एक्सपोर्ट कर रहे हैं एंड इंपोर्ट कितना कर रहे हैं, 120 करोड़ का, इट मींस क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो गया, डेफिसिट हो गया। अगर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हो जाए तो टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारे अनफेवरेबल हो जाती है, जिसका लॉस इकोनॉमी को होता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा डेफिसिट हो गया, जिसके 2 कंपोनेंट्स हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट डेफिसिट एंड कैपिटल अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है,
जिसमें हम विजिबल आइटम्स की बात करते हैं, जैसे हम कोई गुड्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, हम पेट्रोलियम ऑयल है इसको इंपोर्ट करा रहे हैं जी, हमारा विजिबल आइटम्स है। इसके अलावा इनविजिबल आइटम्स जैसे सर्विसेज हो गए, इसको हम इनविजिबल ट्रेड में इनविजिबल आइटम में इंक्लूड करते हैं। तो इसमें भी हमें लॉस हो रहा था, हमारे एक्सपोर्ट इंक्रीज नहीं हो रहे थे, लेकिन इंपोर्ट है वो इंक्रीज करते जा रहे थे। एंड उसके बाद कैपिटल अकाउंट जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट लोन्स, ये भी क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हम कैपिटल अकाउंट के थ्रू बैलेंस कर पाते हैं, लेकिन हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो गया, बहुत ज्यादा डेफिसिट हो चुका था। 1991 में जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो डायरेक्टली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का डिफरेंस होता है, दैट इज 3.5%। इट मींस क्या है, हमारा कैट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया। तो इसके लिए हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड नेगेटिव हो चुकी। इसका कॉज क्या था, हमारा कैट क्यों डेफिसिट जा रहा था, क्योंकि ऑयल इंपोर्ट हम बहुत ज्यादा करा रहे थे। उसके बाद हमारा एक्सपोर्ट रिड्यूस हो गया, कैपिटल आउटफ्लो हो गया, हमारी इकोनॉमी में जो पैसा था वो करेंसी से, अदर कंट्री से वो निकालकर अपने देश में लेकर जाने लगे। एंड उसके बाद गल्फ वार 1991 की, इसकी वजह से हमको भी लॉस हो रहा था। इसके लिए हमको बोरिंग को इंक्रीज करना पड़ा, क्योंकि जो हमारा 3.5% का कैट का डिफरेंस है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो बहुत ज्यादा था, 17,367 करोड़, जो बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर हम इसको जीडीपी में कैलकुलेट करें, इट इज द 23% ऑफ जीडीपी। हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत ज्यादा डेफिसिट हो गया। इसके लिए हमने मेजर्स भी उठाए, इसके लिए हमने डिवैल्यूएशन की। डिवैल्यूएशन का मीनिंग होता है अपनी करेंसी की वैल्यू को रिड्यूस कर देना। हमने अपनी करेंसी की वैल्यू को रिड्यूस किया। हमने 1 जुलाई को 9% डिवैल्यूएट की एंड 3 जुलाई को 11% अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट किया। तो इतना ज्यादा डिवैल्यूएशन, जिस वजह से हमारे एक्सपोर्ट सस्ते हो सकते थे एंड इंपोर्ट महंगे हो गए। लेकिन इस डिवैल्यूएशन की वजह से भी हमारी इकोनॉमी में एक्सपोर्ट इंक्रीज नहीं कर पाए, जिस वजह से हमारा डेफिसिट इंक्रीज करता गया, जिस वजह से हमको किस चीज की जरूरत पड़ी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ी। आफ्टर दैट थर्ड कॉज है फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो बहुत ज्यादा फॉल करके, फॉरेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आज के टाइम में हम कहते हैं हम $500 बिलियन से भी ज्यादा हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ी है। ये क्या होता है, हमारी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ दिखाता है। जैसे हम कहते हैं हमारे पास पैसे बड़े हैं, वो क्या होते हैं, हमारी वर्थीनेस होती है। अगर आने वाले टाइम में हमें कोई अननेसेसरी एक्सपेंडिचर करना पड़ता है एंड कोई और हमें इंपोर्ट कराने पड़ते हैं, उसके लिए हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम क्या कंडीशन हुई, तो जो जैन 1991 में हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितनी थी, $1.2 बिलियन, जो जोन में रहकर हाफ रह गई। मीन्स हमारे 5 मंथ्स में हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आधी रह गई। उसके बाद जुलाई में क्या हो गया, बहुत ज्यादा डिक्रीज होगी, जी सिर्फ हमारे पास 13 डेज की लगी। इट मीन्स क्या है, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतनी थी जिससे हम एसेंशियल इंपोर्ट है वो सिर्फ 13 डेज तक ही करवा सकते थे। उसके बाद हमारी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तक नहीं थी। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने पड़े। अगर मान लो आपने सिक्योरिटी के लिए, आपने इमरजेंसी के लिए, प्रिकॉशन के लिए कुछ पैसे रखे हैं, आपके वो भी खत्म हो गए, उसके बाद आपके पास कोई रिसोर्स नहीं है, आपने बहुत एफर्ट्स लगा ले लेकिन आपकी इकोनॉमी नहीं बच पाई, तो उस टाइम हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी खत्म होगी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, डिमांड की। एक्चुअल में जब हमारे पास पैसे नहीं होंगे हम क्या करेंगे, हम हेल्प मांगे। तो हमने हेल्प ली, किसकी हेल्प मांगी, IMF एंड वर्ल्ड बैंक से। उन्होंने हमें असिस्टेंस देने से मना कर दिया। गवर्नमेंट ने डिमांड की, लेकिन उन्होंने कहा हमको आपकी कंट्री पर फेथ नहीं है। कितनी बड़ी सिचुएशन
चल रही है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा है, इन्फ्लेशन चल रहा है, इकोनॉमी बहुत वर्स्ट कंडीशन में पहुंच चुकी है, तो उस टाइम कोई इकोनॉमी, कोई इंस्टीट्यूशन हमको पैसे क्यों देगी? उसके लिए हमने क्या किया, 67 टन्स ऑफ गोल्ड, बहुत बड़ा होता है, 67 टन्स ऑफ गोल्ड हमने एक दिन में ही आउटफ्लो कर दिया। हमको अपनी इकोनॉमी में एयरलिफ्ट करना पड़ा इतना टन्स ऑफ गोल्ड। मीन्स आपके पास कुछ ज्वेलरी पड़ी होती है, आप इमरजेंसी में बेचते हो, वही काम हमको करना पड़ा। हमारी इकोनॉमी में जो गोल्ड पड़ा था हमको आउटफ्लो करना पड़ा, तो जाकर हमें इकोनॉमिक बेल आउट मिला। इकोनॉमी में क्राइसिस था, हम इकोनॉमी को बचाना चाहते थे, इसके लिए हमको अपना गोल्ड तक बेचना पड़ गया। तो इसके बदले IMF एंड वर्ल्ड बैंक ने हमको टाइड लोन दिया। फिर भी ऐसे नहीं आपने गोल्ड आउटलिफ्ट किया, इसके बदले हम आपको लोन देते हैं। उन्होंने कौन सा लोन दिया था? टाइड कंडीशनल लोन दिया, कंडीशनल लोन ऑफ $7 बिलियन, जिससे हम अपनी इकोनॉमी को बचा सकते थे। तो वो टाइड लोन क्या था? उन्होंने कहा अपनी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंज लाना होगा, जो पॉलिसीज आप अडॉप्ट कर रहे हैं इनका स्ट्रक्चर चेंज कर दो इन द फॉर्म ऑफ LPG मॉडल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड द ग्लोबलाइजेशन। इस कंडीशन में ही हम आपको लोन देंगे। तो हम क्या करेंगे? उस टाइम हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं थे कि हम अपनी इकोनॉमी में रिफॉर्म ना लेकर आए, तो इस वजह से हमको क्या करना पड़ा, अपनी इकोनॉमी में रिफॉर्म लाने पड़े। तो उसके बाद हमारे डोमेस्टिक लेवल में क्या चेंज हो रहा था? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या हो गई? ह्यूज बर्डन ऑफ डेट। हमने कहा ना हमारा फिजिकल डेफिसिट क्या था? बहुत ज्यादा डेफिसिट था, इसीलिए हमने क्या कर दिया, मनी सप्लाई इंक्रीज कर दी। मनी सप्लाई मींस बोरिंग इंक्रीज करनी स्टार्ट कर दी, डेफिसिट फिनांसिंग कर दी। डेफिसिट फिनांसिंग का मीनिंग है, हम कहोगे RBI है, हम नई करेंसी छाप सकते हैं, लेकिन नई करेंसी छापना क्या इजी है? नई करेंसी छाप लेंगे, नई करेंसी आ जाएगी, सर्कुलेशन हो जाएगी, लेकिन इसके बदले मनी इंक्रीज होने से इससे इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाती है। तो मैंने एक वीडियो बनाई है कि RBI बहुत सारी करेंसी क्यों नहीं छाप सकती, इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन हो जाती है। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, जिस वजह से हम कह सकते हैं RBI बहुत ज्यादा नोट क्यों नहीं प्रिंट करती, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो डेफिसिट फिनांसिंग होगी। डेफिसिट फिनांसिंग से हमारी इन्फ्लेशन आज तक से पीक लेवल पर चली गई, 17%, बहुत ज्यादा होती है 17% इन्फ्लेशन। इतनी इन्फ्लेशन जिससे क्या होगी, हमारी डिमांड इंक्रीज होगी। इट मींस क्या है, हमारी इंटरनल इकोनॉमी में भी चेंजेस आ रहे थे, स्लो डाउन क्राइसिस था। हम इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर एक क्राइसिस से जूझ रहे थे, तो इकोनॉमी में हमको रिफॉर्म्स की जरूरत थी। इसका एक कारण और था, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की बात करते हैं, इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल पुअर थी, क्योंकि हमने इनके ऊपर विश्वास रखा था कि पब्लिक सेक्टर है, हमारे लिए काम करेगी। लेकिन पब्लिक सेक्टर ने क्या किया, हमने इसकी एक्सपेंशन की, बहुत ज्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट की, लेकिन जब भी कोई पर्सन है गवर्नमेंट एंटरप्राइज में जाता है, गवर्नमेंट जॉब में जाता है, उसकी एफिशिएंसी इन एफिशिएंसी में कन्वर्ट होती जाती है। हम इतने एफर्ट से काम नहीं करती जितने प्राइवेट सेक्टर में करते हैं, तो जो हमें प्रॉफिट हो रहा था वो लॉस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से 1951 में जो फाइल्स थे, इनकी गिनती इंक्रीज होकर 246 हो गई, लेकिन गिनती इंक्रीज हो गई, नंबर इंक्रीज करने से कुछ नहीं होता। जो इनएफिशिएंट मैनेजमेंट थी, जो ह्यूज माउंटिंग लॉस थे, जिन्होंने इसको सिक यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, तो पब्लिक सेक्टर लॉस में चलने लगी। इसके लिए हमको प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट करना पड़ा, तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कन्वर्ट होगी इनटू लॉसेस। सो वी नीड द चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इसीलिए हमने इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में चेंज लाया। हम यही स्ट्रक्चर चेंज करना चाहते थे इन द फॉर्म ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये थे कुछ कॉजेस जिस वजह से हमने अपने इकोनॉमी में इकोनॉमिक रिफॉर्म लेकर आए। ये इकोनॉमिक रिफॉर्म बहुत जरूरी थे। अगर हम ये रिफॉर्म ना करते, हमारे इकोनॉमी
इकोनॉमी कब की कोलैप्स हो सकती थी। तो जे इकोनॉमी को बचाने के लिए हमारे एक्स ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने हमारे देश को बचाया, जिस वजह से हम जे कहते हैं अगर हमारे जे रिफॉर्म्स ना होते तो हम कब से क्राइसिस में कोलैप्स हो चुके थे। इस वजह से हमको इकोनॉमिक रिफॉर्म करने पड़े। तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने की नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।